नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। बाजार पर तो फोकस रहता ही है, साथ ही साथ प्राइमरी मार्केट में क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे, और बजट के बाद बाजार के ऊपर स्पेशली दूसरे दिन कैसा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है इसको डीकोड करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में कहाँ मौके आपके लिए बन रहे हैं ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज हमारी मदद करेंगी इसमें स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर VLM बालाजी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से एक बार मार्केट देख लीजिए कि किस तरह का कारोबार वहाँ पे देखने को मिला। तो बजट कल आया, उसके बाद हमने भारी गिरावट देखी, और भारी गिरावट के बाद आज फिर से हम कमजोर खुले, और लोअर लेवल से आप देखें तो रिकवरी भी बाजार में देखने को मिली। तो बाजार में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। बाजार बजट को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पचाने की कोशिश पुरतोड़ देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से रिकवरी के बाद एक बार हमने प्रेशर भी बनता हुआ देखा, और वापस से दूसरा अटेम्प्ट है जब हम देख रहे हैं बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से आप देखें 24,678 ये आज हमारा लो था निफ्टी पर। अगर देखें तो वहाँ से 78 या 79 की आप बात कर लीजिए, मोटा मोटी 24,680, और ऊपर में 24,954 ये हमारा ऊपरी स्तर है, और जिसके आसपास फिलहाल हम कारोबार कर रहे हैं। तो बजट के बाद एक जो झटका लगा, उसके बाद आज सुबह भी जब हम खुले उसके बाद लोअर लेवल से अब एक डिसाइसिव तेज़ी या फिर रिकवरी होने की उम्मीद जो है ना वो बाजार में साफ तौर पे देखने को मिले। टिकेगी नहीं टिकेगी ये देखने वाली बात होगी। बैंक निफ्टी की तरफ आइए, 57,830 तक फिसलने के बाद निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे तो लो लेवल से संभला। ज़्यादा पेन पॉइंट आप देखेंगे तो PSU बैंक्स थे। इसकी बात हम आगे करेंगे भी क्यों PSU बैंकों पर इतना ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। तो PSU बैंक के साथ साथ आप देखेंगे तो डिफेंस यहाँ पे काफ़ी उठापटक है, उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर कोई इंडेक्स जिसने संभाला है आज तो वो ऑटो इंडेक्स है, और उसके साथ साथ तेल गैस, ये दोनों इंडेक्स हैं जो कि बाजार की रिकवरी में काफ़ी हद तक आज आपको मदद करते हुए नजर आएंगे। अभी भी आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल गैस और ऑटो यही इंडेक्स हैं जो कि ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। फार्मा, IT, निजी बैंक, PSU बैंक और उसके साथ साथ मेटल इंडेक्स, यहाँ पे अभी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। सोना चांदी में आप देखेंगे तो लगातार तीसरा दिन है जब हम गिरावट देख रहे हैं, और हायर लेवल से चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें चाहे डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमने प्राइजेस में हायर लेवल्स पे बनता हुआ देखा है। तो उसी की वजह से आप देखिए आज इंडियन मार्केट्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि इम्पैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा बाजार को एक बार समझ लेते हैं। विलियम बाला हमारे साथ जुड़ी चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। तो मैम, ये जो उठापटक है इसका कोई आपको एक डिसाइसिव एंड नज़र आ रहा है क्या? क्या बजट को बाजार ने ऑलमोस्ट पचा लिया है ये मान के चलें? क्योंकि कल जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आप कह रही थी कि ये डाउनफॉल शायद निफ्टी को 24,300 24,200 तक लेके जा सकता है। आज हमने जो लोज बनते हुए देखे हैं निफ्टी पर 24,680 के आसपास के, वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है, करीब करीब आप देखें तो 200-250 पॉइंट के आसपास की। तो इस रिकवरी पर ये जो लो लेवल से हम देख रहे हैं कि बाउंस बैक है, इसके ऊपर बेट करें या फिर ऊपरी लेवल पर शॉर्ट पोजीशंस बनाएं? ऊपरी लेवल पर भी आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, लेकिन 25,300 से पहले नहीं। और ये जो अभी यानी अभी हम 24,950 पर आए हैं। सुबह आई वाज समवेयर तो वहां पर बोला था कि 680 आ जाएगा। उस समय निफ्टी ऐसे ही था, अपना डे हाई के ऊपर ही था, तो वहां से वो टारगेट हो गया। कहने का मतलब यह है कि इंट्राडे लो जो बना है ये आपको एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसमें अपसाइड के लिए आपको 300 350 पॉइंट्स मिल सकते हैं। बट ये रिस्क बेट है, रिस्की बेट है। सो अगर आप मुझे क्योंकि रिलायंस का सपोर्ट मिलेगा, ये क्यों होगा वैसे ये भी हमको जानना है कि इंडेक्स को जो डिराइव कर रहा है अगले कुछ 2-3 दिनों के लिए, बिकॉज रिलायंस अच्छा खासा टूट गया, जितना नहीं टूटना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, मतलब 1,013-40 के आसपास आ गए, 1,340 के आसपास आया रिलायंस, एंड आई एम हैप्पी कि वहां से एक अपसाइड का मूवमेंट अभी हम लोग देख भी रहे हैं। नाउ रिलायंस में हमको रिलायंस सपोर्ट करेगा निफ्टी इंडेक्स पर हैवी वेट होने की वजह से। हम निफ्टी में अगले 200 से 350 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट देख पाएंगे। अब आपके ऊपर है, आप उसको ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर प्लानिंग अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट देन प्लीज वेट फॉर एक हफ्ता लगेगा या 10 दिन लगेंगे। मैं टाइम नहीं करना चाहती उसको, क्योंकि इस बीच में एक पुल बैक मूवमेंट होना बाकी है। तो जब भी मिले आपको 24,200 या 300 के आसपास खरीदिए, वो ज्यादा बेटर भाव है और वो आ जाएगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। अच्छा, ठीक है, तो वेट करें बेटर भाव का। अगर आप लंबी पोजीशन लेना चाहते हैं
तो अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर लें, नीचे में अगर आपको मिले तो वहाँ पे आप खरीदारी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इस बीच निफ्टी में जो हम देख रहे हैं कि इतनी बढ़िया रिकवरी आज लोअर लेवल से हुई है, उसमें ये जो रिकवरी सेट की गई है उसमें किसने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, ज़रा निफ्टी के गेनर्स, लूजर्स और मिड कैप और स्मॉल कैप्स की भी बात कर लें तो निफ्टी गेनर्स में आज देखें तो आपको टाटा मोटर्स पीवी टॉप ऑफ द चार्ट नजर आएगा, 4.25% के आसपास का गेन है। पावर ग्रिड 3.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। टाटा कंज्यूमर में भी 3% का अप मूव है और अदानी पोर्ट्स यहाँ पर आप देखिए आज आपको 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट पोर्ट्स और टेक्सटाइल या फिर एक्सपोर्ट वाली कंपनियों को लेकर जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुए ना, उसका इम्पैक्ट भी आप देखेंगे तो पोर्ट वाले शेयरों में आपको साफ तौर पे दिखेगा। और कैपिटल गुड्स में से L&T आज 2.25% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। अगर आप लूजिंग साइड की बात करेंगे तो NSE में आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करेंगे तो निफ्टी के जो 50 शेयर हैं उनमें से आपको दिखेगा कि 31 शेयर ऊपर हैं, तो गिरने वाले शेयरों की तादाद कम है, लेकिन उसमें श्रीराम फाइनेंस 5% नीचे है, मैक्स हेल्थ केयर में 3% से ज़्यादा का फॉल है, फार्मा पैक से सिप्ला 2% नीचे है, इन्फोसिस 2.25% की गिरावट दिखा रहा है और ट्रेंट में भी 2.25% के आसपास का ही फॉल है। कल IT स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चले थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कुछ दिग्गजों पे प्रेशर है, जिस वजह से कल की जो तेज़ी है वो आज के सेशन में फिजल आउट होती हुई दिखी है। मिड कैप इंडेक्स की तरफ आइए, जहां पे फिलहाल आपको करीब 0.5% के आसपास का कट दिख रहा है। इनमें अगर आप गेनर्स की बात करेंगे तो वारी एनर्जीज एक विनर के तौर पर, इसमें प्रीमियर एनर्जीज भी आप शामिल कर सकते हैं। बजट के बाद जो ऐलान हुए हैं उसका इम्पैक्ट इन दोनों स्टॉक्स पर दिख रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे अभी फोकस है ही है सरकार का। डेटा सेंटर की जो बात हुई उसमें भी ग्रीन एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा महत्वता रहेगी। इसके अलावा GMR इंफ्रा, आज इंफ्रा सबसे ज़्यादा चलने वाला इंडेक्स है, तो 3.5% ऊपर आपको GMR इंफ्रा नजर आएगा। क्रूड में गिरावट आई है तो HPCL 3.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, इसमें MRPL भी शामिल है, हालांकि वो इंडेक्स में अभी शामिल नहीं है। BSE में हम देख रहे हैं कल की बड़ी जो गिरावट हुई थी SCT में बढ़त के बाद, आज वहाँ पे एक रिकवरी है। कल लोअर लेवल से भी स्टॉक रिकवर हो तो आज देखिए 3.25% के आसपास के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसका जो पीयर है MCX, वहाँ पे कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल अपसाइड नहीं बनती हुई दिख रही है। लेकिन मिड कैप लूजर्स की बात करें, जो इंडेक्स 0.5% के आसपास का फॉल दिखा रहा है, उसमें आप देखेंगे तो आपको टॉप ऑफ द चार्ट पे नजर आएगा भारत डायनेमिक्स, 7% के आसपास का फॉल है। इस लिस्ट में आप देखेंगे ना तो आपको कुछ PSU नाम से नजर आएंगे, जैसे हुडको है, ऑयल इंडिया है, इनमें गिरावट दिख रही है। तो जहां MRPL HPCL को फायदा मिल रहा है क्रूड में गिरावट का, ऑयल इंडिया में आप देखिए प्रेशर आपको साफ तौर पे नजर आएगा। गॉडफ्रे फिलिप्स और ITC दो स्टॉक्स हैं जो कि आज इंपैक्टेड हैं, क्योंकि 1 तारीख से जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी हुई लागू हुई है तो सिगरेट के प्राइजेस बढ़े हैं, तो उस वजह से ये स्टॉक लाइमलाइट में आते हुए देखिए। और टाटा कम्युनिकेशन 5.5% के आसपास का फॉल आपको इस स्टॉक में भी फिलहाल नजर आएगा। अब आइए आप स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ। ब्रॉडर मार्केट्स में अगर स्मॉल कैप इंडेक्स को कहीं से राहत मिल रही है तो उसमें आप देखेंगे आज लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इसके नंबर्स आए हैं, आगे आपको डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों नंबर्स के बाद इतना उत्साह दिख रहा है। MRPL की मैं बात कर ही रहा था, 4.5% ये ऊपर है। गोदरेज एग्रोवेट में 5% का अप मूव है। केमिकल स्पेस से हिमाद्री स्पेशलिटी 3% ऊपर है। और डेटा सेंटर, जैसे मैंने आपको हाईलाइट भी किया, कल भी स्टॉक ऊपर था अनंतराज का। डेटा सेंटर को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, टैक्स ब्रेक स्पेशली, उसका फायदा अनंतराज में आज भी देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप लूजर्स की अगर आप बात करें, नीचे की तरफ जो इंडेक्स को खींच रही हैं, उसमें आपको नजर आएगा कि आज के सेशन में इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ये स्टॉक आपको 8% से ज़्यादा गिरा हुआ दिखेगा। NBFC स्पेस से आपको चोलामंडलम फाइनेंस और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स है 5.5 से 7% नीचे नजर आएंगे। वन सोर्स स्पेशलिटी, जब से नंबर्स आए हैं ना उसके बाद से एक ही ट्रेंड है जो कि स्टॉक में दिख रहा है, वो है नीचे का, आज भी 6% का फॉल है। और एजिस वोपैक टर्मिनल 6% के आसपास की कटौती यहाँ पर भी साफ तौर पे दिख रही है। मैम पहले ना एक क्रूड वाला जो प्ले है ना उसको एड्रेस कर लेते हैं। MRPL, HPCL, OMCs, इनमें हम आज बढ़त देख रहे हैं, कच्चे तेल में जो गिरावट हुई है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ऑयल इंडिया, ONGC पे आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो पहले जरा क्रूड का जो इम्पैक्ट है इन शेयरों पर, उसमें कैसे रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, क्रूड अभी थोड़ा और वीकनेस की तरफ जाएगा आज के डेट में। अगर मैं क्रूड करंट मंथ का फ्यूचर की बात करूं आपसे, तो क्रूड फेब चल रहा है 5,677 या 5,700 राउंड पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से बहुत पॉसिबल है कि 5,300, 5,250 यहाँ तक आना है इसको। तो हम थोड़ा सा, और अगर आपको कोई एग्रेसिव बाइंग के बारे में आप सोच रहे हैं, आई नीड टू से कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, उससे जब तक ये भाव नहीं आता क्रूड में लॉन्ग पोजीशन डायरेक्टली नहीं बनाए। बाकी अभी अगर आपके जो जिन क्रूड के सस्ते होने पर जिन कंपनीज को फायदा होता है, हालांकि संदीप जी, एक हेज हमेशा ये कंपनीज करके चलती हैं, बट जिस तरह से डॉलर में थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है अभी हमको, तो रुपी जो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि सस्ता क्रूड
थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ, फॉर द टाइम बीइंग सॉफ्ट होता हुआ रुपया, मजबूत होता हुआ रुपया अगेंस्ट दी, जिसमें कि आपका डॉलर थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है, थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, तो टाइम बीइंग इम्पैक्ट है ये। तो आप इसको लेकर के आप कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन नहीं बनाइएगा, आई मीन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि आज मैं खरीदना चाहती हूँ या चाहता हूँ और बस यहीं से अगले 2-3 दिन में ये 250-300 स्टॉक हो जाएंगे, नहीं वैसा नहीं है। लेकिन एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स को आप एक सही भाव पर खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, जितना हो सके स्टॉक्स को या तो 50 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के पास खरीदो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, या फिर 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास खरीदिए। एमआरपीएल टू बी स्पेसिफिक आज 200 दिन के ऊपर आया है, परसेंटेज बाय 10-15% ऊपर है, बट खरीदारी का व्यू है। अगर आप इसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, द बेटर थिंग जो आज इसमें मुझे दिखती है कि 120 पर इसका वीकली मूविंग एवरेज है, 200 वीक्स का मूविंग एवरेज है, जो इसके लिए एक बहुत ही प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेगा। सो आप इसमें एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट 170-160 इस रेंज में बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, दैट मीन्स करंट प्राइस। एंड फ्रॉम हियर 200 रुपए इज अ वेरी इजी टारगेट जो एमआरपीएल में हमको दिख जाएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है पहले टारगेट की अपेक्षा में, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 130 रुपए का ही मेंटेन करें। 200 रुपए का पहला टारगेट, और यहां से फिर सीधा आपको लगभग 245 का सेकंड टारगेट दिख सकता है। अब दूसरे जो ऑयल ओएनजी वाली जो कंपनीज हैं, वहां पर क्या करें, क्या वहां पर तुरंत बाइंग करने की सलाह है? नहीं, यहां पर आप 2-4 दिन रुक जाइए। एक एक जो रोटेशन होती रहती है ना, उस रोटेशन के चलते ये स्टॉक्स अभी और कुछ डिपेंड करेगा कौन सा स्टॉक कितना। लेकिन जैसे गेल है अभी मेरे सामने, तो गेल अभी 160 के पास में आया है, और यहां से 145 लगता है आसानी से आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि अच्छे स्टॉक्स आपको और अच्छे भाव पर मिल सके। ठीक है, वेट करना ज़्यादा बेटर है। अच्छे भाव आपको अच्छे शेयर आपको और अच्छे भाव पर मिल जाएंगे, इसलिए वेट कर लें तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रणनीति होगी। निकले हाँ, एमआरपीएल में ज़रूर आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। चलिए दर्शकों के सवाल जो आपका सिलसिला भी शुरू करते हैं। आपको बता दें, अगर आपको अपना सवाल पूछना है ना, तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से, 9311121874। आप चाहें तो अपने सवाल हमें फ़ोन करके या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप पे अपना सवाल भेज दीजिए, हम आपके सवालों को एड्रेस कर देंगे, या फिर आप हमारी ईमेल आईडी है उसको भी नोट कर लीजिए, इस पर भी चाहें तो अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। बाकी आपके सामने यूट्यूब का माध्यम तो ओपन है ही है, जिसके ज़रिए हम आपके सवाल लेने की कोशिश करते हैं। ये बात ज़रूर है कि हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल हम पहले प्राथमिकता से लेते हैं, हमारी प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ हमारी डील है, या फिर आप कहिए हमारा एक वादा है। आप भी अगर प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो इकॉनमी स्टैंडर्ड वीआईपी में से जो भी प्लान आपको ठीक लगे उसको चुन के पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और पहले से अगर आप हमारे मेंबर हैं तो आपको ज्वाइन की जगह किसी भी वीडियो पर जब आप आए ना, तो रिज्यूम का बटन दिखेगा, उसको आप क्लिक करेंगे, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते चलिए। पेमेंट करने के बाद आपकी मेंबरशिप फिर से हमारे साथ रिन्यू हो जाएगी। ऐसे ही एक मेंबर हमारे हैं सुशील जी, उनका सवाल मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। कह रहे हैं कि मैम, एक तो जिंदल 100 इसका टारगेट 194 में मान के चल रहा हूँ, और ब्लिस जीवीएस फार्मा 195, क्या ये दोनों टारगेट आ जाएंगे इन दोनों शेयरों पर? एक सेकेंड, जिंदल 100 और कौन सा था? ब्लिस जीवीएस फार्मा। एसजेवीएन फार्मा, एसजेवीएन, ब्लिस जीवीएस फार्मा। प्लीज प्लीज, ओके, अलग आवाज है। ठीक है, मिल गए हैं दोनों स्टॉक। जिंदल 100 में इन्होंने कितना बोला है, क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी? जिंदल 100 में मैं ये बोल रहे हैं कि मेरा टारगेट है 194 का, और ब्लिस जीवीएस में 185। ओके, आपके पास टाइम है, तो आप टाइम अगर दे सकते हैं तो जिंदल 100 में तो आ जाएगा। अभी 170 पर है, यहाँ से बहुत ज्यादा डिक्लाइन बचता नहीं है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा। 100 आपकी बाइंग ऊपर की है या आपका टारगेट है वो, आई डोंट नो। टारगेट तो आपने बताया, बट बाइंग है क्या वो आपकी? क्योंकि आपकी बाइंग के हिसाब से दैट इज योर बाइंग, तो 156 रुपए शुड बी द स्टॉप लॉस इन एनी वेज। तो भाव आ जाएगा, लेकिन जिसमें कि आपको 194 ही नहीं बल्कि आप यहाँ पर 205 एज अ टारगेट देख सकते हैं। जो व्यू आपको रखना चाहिए जिंदल 100 में, शुड बी 3 मंथ्स, तो 3 महीने के दायरे में 205, और उससे ऊपर फिर आप चाहे तो ट्रेल कर लीजिए या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि फिर वो प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, टारगेट आ जाएगा आपका, लगता तो है 3 महीने के दायरे से। एंड देन आपका ब्लिस जीबीएस, यस 171 पर है, होल्ड इट, रिस्क इज वेरी लिमिटेड। आप इसमें 135 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर योर टारगेट्स। इनफैक्ट
टारगेट थोड़े से और बड़े भी अगर आप देखें तो 210 रुपए से लेकर के 240 आ जाना चाहिए। और जो इसमें नजरिया है वो 2 मंथ्स का ही है, इसमें 3 मंथ्स का व्यू नहीं रखना है, 2 महीने में ही ये भाव आ जाने चाहिए। ओके, ठीक है, ये इन दोनों शेयरों पर बातचीत होगी। सुशील जी, आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैम एक्चुअली ना ये भी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं और उसकी बेसिस पर अपने सवाल पूछते हैं, तो काफ़ी हद तक इनकी एनालिसिस ठीक होती है और उसका प्रमाण लेने के लिए या फिर उसकी पुष्टि करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं उनके साथ अपने ये विचार ज़रूर शेयर करते हैं। तो सुशील जी के बाद जतिन दवे जी का सवाल ले रहा हूँ मैं, इस 6 महीने से हमारे प्राइम मेंबर हैं। ये कह रहे हैं कि श्री संदीप सर एंड अंबाला जी, गुड आफ्टरनून, आई हैव डेटा पैटर्न्स एट 2541। 100 क्वांटिटी इनके पास है मैम डेटा पैटर्न्स की, 2541 रुपये पर लिया हुआ है। एमटा टेक इनके पास है 2860 रुपये के दाम पर, ये भी 100 शेयर हैं। इन्फोबीन 863 रुपये पर 200 क्वांटिटी है। कह रहे हैं कि 2 महीने के लिए अगर देखा जाए तो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या बनते हैं इन तीनों शेयरों पर? तो डेटा पैटर्न्स है, एक इन्फोबीन है, थर्ड स्टॉक मैंने मिस कर दिया आई थिंक। एमटा टेक। एक्चुअली माय किड इज अराउंड, मैं मेरी बच्ची मेरे आसपास है, तो थोड़ा सा वॉइस डिस्टरबेंस रह सकता है, सो प्लीज मैनेज एवरीवन। नो यू आर नॉट कमिंग हियर, बस बस बस, थैंक यू, नाउ प्लीज गो। ठीक है। सो दूसरा स्टॉक कौन सा इन्होंने ग्रो बोला है क्या? आई मीन एमटा थर्ड स्टॉक टेक, कौन सा था संदीप जी? एमटा टेक मैम, एमटा टेक। ओके 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 ओके। संदीप जी मैं स्टॉक पहली बार सुन रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, अगर स्पेल कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। MTAR, MTAR डिफेंस का स्टॉक है मैम, MTAR। अच्छा एमटीआर, ओके ओके ओके, ठीक है। कुछ लोग एमटा टेक भी बोल देते हैं मैम, बस अपना प्रोनाउंसिएशन है और कुछ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट लेट्स स्टार्ट विद डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स देखिए, डिफेंस में पैसा आया है, सबसे ज्यादा पैसा अगर आपको देखा जाए तो रेलवे के बाद डिफेंस में ही आया है बजट में। तो जी। आप इसको फिलहाल, बट करें क्या, क्या इसी भाव पर बाय कर ले? नहीं, इसमें उतनी एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर आपको थोड़ा डिप मिलेगा। एंड अभी चल रहा है 2500 पर, फ्रेश लॉन्ग नहीं मैं सजेस्ट कर रही हूँ, जो टारगेट दिया था वो हिट हो गया, बट नो फ्रेश लॉन्ग एज ऑफ नाउ। यहाँ पर आपको 2800 का भाव दिया था मैंने टारगेट के तौर पर, लास्ट वीक हिट हो चुका है। बट फ्रेश बाइंग के लिए आई वुड लाइक टू वेट, मैं कम से कम 2000 से लेकर के 2100 के भाव का वेट करना चाहूंगी, वहां पर मेरा रिस्क छोटा हो जाता है। तो अगर आप हैं, आप प्लान कर रहे हैं फ्रेश, तो आप 2100 के आसपास का वेट जरूर कर लीजिए। ठीक है, ये दूसरा एमटा टेक जो हो गया। यहाँ पर, हाँ। जी, नाउ वी हैव इन्फोबीन्स। इन्फोबीन्स अभी आ गया है संदीप जी 820 पर। यहाँ पर आप थोड़ा सा चाहें तो, क्योंकि ट्रैकिंग हो जाएगी आपकी, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल बाइंग जो है वो मिल भी जाएगी। इट इज गोइंग टू क्लोज टू 740 और अभी चल रहा है 820 पर। तो 2-4 दिन रुक जाइए, हफ्ता 10 दिन, तो मुश्किल से आपको ये 740 के आसपास मिलेगा। देन जैसे ही ये बाइंग ट्रिगर होती है, डू प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 670, यानी 670 का स्टॉप लॉस रखें। एंड ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट विल स्टार्ट फ्रॉम 900 टू 1000। तो ये एक दूसरा स्टॉक है। थर्ड स्टॉक जो आपने दिया है डेटा पैटर्न, सॉरी एमटीआर टेक, जो अभी फ्लैट, मतलब एक राउंड नंबर ले रहे हैं, लगभग 3000 पर है, 2990 पर है, राउंड फिगर 3000 पर है। डोंट बाय फ्रेश, इसमें फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं करना है जब तक आपको ये 2500 के नजदीक ना मिले। ठीक है, ओके, ये इन तीनों शेयरों की बात हो गई। जतिन दवे जी का जो सवाल था, तो इनका मैम व्यू 2 महीने का ही था, उस हिसाब से आपने बताया ना? तो ही खरीदना है फिलहाल, दिख ही रहा है अभी 3000 पर है, 2500 की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप हैं तो प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल सा। एंड डेटा पैटर्न्स की भी बात यही की है कि ये और गिरेगा, तो अगर आप हैं तो या तो बेटर बाइंग के लिए वेट करिए, और अगर हैं तो फिलहाल निकल जाओ। एंड इन्फोबीन्स में भी थोड़ा सा डिप और आएगा, इट इज लाइक 10%। तो आप फिलहाल के लिए तीनों ही स्टॉक्स में 10 से 15% का डिप पॉसिबल है करंट प्राइस से। तो इनके पास रखे हुए हैं मैम, सिर्फ मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ऐसा नहीं कि इनको खरीदने हैं, इनके पास पड़े हैं पहले से। नहीं, 2 महीने के हिसाब से 10%, 10-12% का लॉस ज्यादा होता है, निकल जाइए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा यश रेवांकर जी का सवाल है, मैम इन्होंने केन्स का ना आज फरवरी महीने मैंने का निकलने 3000। के लिए भी संदीप जी, सॉरी फॉर प्लीज। इंटरप्टिंग, बट क्योंकि निकलने के लिए बोला है, तो फिर मेरी जिम्मेदारी भी मुझे लगती है कि मैं कुछ ऐसा भी बताऊं जहां पर शिफ्टिंग के मौके बन सकते हैं। हाँ, सीजी पावर स्वैप आप कर देख लें। सकते हो, एंड टाटा पर्सनल व्हीकल्स आप देख सकते हैं।
एक सीजी पावर बोला आपने, दूसरा जी, टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल्स जो अभी 360 की रेंज के आसपास, 350-60 के आसपास मिलेगा। सीजी पावर आई थिंक आपको 580-600 पर मिलना चाहिए, सुबह तो उतने पर ही था। या सेम रेंज, क्लोज टू 580-600 की रेंज में सीजी पावर्स देख सकते हैं। आई एम कंसिडरिंग अ बॉटम बाइंग इन सीजी पावर, और साथ में जो डेटा सेंटर पर जो इन्होंने अपना रीसेंट अपना बिजनेस मॉडल में इसको एक्सटेंड किया है, वो एक मेरे लिए पॉजिटिव साइड लगती है मुझे इसके लिए। एंड हमारी गवर्नमेंट ने भी इस बारे में बात की है, बजट दिया है। तो जी। जो कंपनीज बाहर डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट ला सकती हैं, इंडिया में भी शायद वो काम कर सकती हैं, ज्यादा उनको विनिंग मिल सकता है। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो डेटा सेंटर सेटअप पर इसको एक दूसरी साइड से देखते हैं, तो जो टैक्स हॉलीडे दिया गया है ना अप टू 2047, तो जो कंपनी ऑलरेडी सेटअप है, आप उसको उस एंगल से देखते हैं, तो हो सकता है कि टाई अप करते हुए कुछ वेंचर्स बनाते हुए इनको इजी इसनो मिल सके, वो लग रही है वो प्रोबेबिलिटी। तो सीजी पावर इसलिए मेरी लिस्ट में है अमंग ऑल दिस स्टॉक्स। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो सीजी पावर और उसके साथ साथ टीएमपीवी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, इस पे आप ज़रूर रख के नज़र चलिए जब आप इन स्टॉक से निकलेंगे। जतिन दवे जी, मैं कह रहा था मैम कि यश रेवांकर जी का सवाल है, इनके पास केन्स का फरवरी का 3700 का कॉल ऑप्शन रखा हुआ है 140 रुपये पर। तो एक तो इन्होंने केन्स का 3700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ले रखा है 140 पर। दूसरा ये कह रहे हैं कि गेल का, जिसकी बात हमने अभी भी करी है, गेल का 165 रुपये की स्ट्राइक वाला पुट लिया हुआ है इन्होंने 4.5 रुपये का। तो ये कह रहे हैं कि मैं इनको होल्ड करूं या एग्जिट कर जाऊं। ओके, तो गेल है आपका कितने का, कौन सा वाला, 160 रुपए वाला पुट? 165 का स्ट्राइक प्राइस वाला पुट लिया हुआ है 4.5 रुपये के रेट पर। ओके, ठीक है। तो गेल में तो देखिए पहले जो अभी डिस्कशन कर चुके ही है कि इसमें थोड़ी सी गिरावट 5 to 10-15% तक की गिरावट होगी इन स्टॉक्स में। तो गेल ठीक है। अभी आप होल्ड, अपनी पुट को आप होल्ड कर लो। मैं स्पॉट पर आपको टारगेट देना चाहूंगी इसके लिए कि बाय द टाइम ये मंथली एक्सपायरी क्लोज होगी, बिकॉज ऑप्शंस आर मंथली एक्सपायरी स्टॉक ऑप्शंस। तो जी। एक बार आपका ये 152 153 जो कि 20 दिन का 200 वीक्स का एवरेज भी है, वहां तक आ जाएगा। और जो थोड़े से बड़े टारगेट है वो 148 तक आपको दिख जाएंगे। ये फरवरी सीरीज का व्यू है, मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ये लेवल्स हिट हो सकते हैं। सो यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग योर पुट गेल में। दूसरा, ठीक है। केन्स टेक्नोलॉजी जो आपका है 3700 का कॉल ऑप्शन, इट इज लुकिंग अ बिट रिस्की, बट फिर भी आप अभी इसको होल्ड कर लो। दो रीजन है सिर्फ उसके, और उसका स्ट्रैटेजी भी सिंपल सा इतना है, जिस तरह से हमारे ईएमएस एंड आपका रेलवेज और डेटा सेंटर, ये आप एक दूसरे से ना कहीं ऑर्डर्स के मामले में, पैटर्न्स के मामले में लिंक्ड होती है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज जितनी भी आती है। तो केन्स में ऑलरेडी एक अच्छा खासा डिक्लाइन भी आ गया, 3370 के आसपास में ये है। इट इज पॉसिबल, मैं पूरा सेंटेंस सुनिएगा, इट इज पॉसिबल कि 3150 तक आएगा एक बार और, एंड वहां अच्छा। से वेरी लाइकली कि आपको ये इस मंथ में, मैं फरवरी की बात कर रही हूँ, 3800 से लेकर के 3401 के पास में, यानी 4100 के आसपास आपको दिख सकता है। नाउ व्हाट यू शुड डू, बिकॉज यू आर इन ऑप्शंस, तो आपको 20 तारीख तक ही ये वेट करना है। अगर 20 तारीख से पहले या आपके 3500 के ऊपर क्लोज नहीं होता, देन यू शुड एग्जिट योर पोजीशन, बिकॉज उसके बाद में प्रोबेबिलिटी प्रीमियम एप्रिसिएशन की घट जाती है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप 20 तारीख तक देखिए कि 3500 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज हो जाता है तो 3800 और 4100 आ जाएंगे लगते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। ये केन्स की बात होगी। और गेल पे तो आप कह ही रही हैं कि और नीचे 150 तक आ जाएगा, तो फिर तो सही ली उन्होंने पोजीशन, पुट लिया ही हुआ है, तो आप कहने की बने रहे वो इसमें। वाला आप होल्ड कर लीजिए, यस, बने रहिए। ओके, परफेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो सवाल हमें मिले हैं उसमें जगदीश शर्मा जी का सवाल है, ये भी हमारे साथ पिछले 6 महीने से हैं, हमारे लगातार प्राइम मेंबर बने हुए हैं। कह रहे हैं कि संदीप जी, अंबाला मैम नमस्कार, HCL टेक्नोलॉजीज 11% और कह रहे हैं कि नाल्को मेरे 3% प्रॉफिट मिल रहा है, एग्जिट करूं या फिर होल्ड करूं। HCL टेक में 11% और नाल्को में 3% प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, HCL टेक को एक बार देख लेते हैं पहले। सो HCL टेक में इनकी कोई पोजीशन मैंने मिस कर दिया है प्लीज। सो मैम HCL टेक HCL का टेक व्यू में इनका कितने दिन का है? HCL टेक 11% में का प्रॉफिट है। HCL टेक में इनको 11% का प्रॉफिट है, नाल्को में 3% का ठीक प्रॉफिट है, है। पूछ रहे हैं कि मैं होल्ड करूं ठीक है, और आगे बढ़ेगा या फिर बुक कर लूं। नाल को बुक कर लीजिए, 3% का प्रॉफिट है आपको, प्लीज बुक इट, बिकॉज
अभी में ये वाला गिरा नहीं था, ये अभी गिरना बाकी है, एंड अभी 360 पर है। इट इज वेरी लाइकली ये 270-80 आपको दिखेगा। तो प्लीज बुक योर प्रॉफिट, टेक एन एग्जिट फ्रॉम नेशनल एल्यूमिनियम एज ऑफ अच्छा, नाउ। दूसरा नहीं तो आपका है एक एचसीएल मिनट टेक। एक मिनट, मैं दूसरा एचसीएल टेक की आप बात करें उससे पहले ना, जब आप नाल्को पे कह रही हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें और निकल जाएं, ये क्या अक्रॉस द बोर्ड है मेटल स्टॉक्स के लिए या फिर ओनली स्पेसिफिक टू नाल्को? मेटल्स अभी और थोड़े से, अगर मैं ब्रॉडर मेटल्स की बात करूं, मतलब बुलियंस की तो बात हो ही गई है, बट अगर हम कॉपर वगैरह सबकी बात करें तो जहां मौका मिले, फिलहाल जो स्टॉक गिरे नहीं है उनमें गिरावट थोड़ी बड़ी होगी, जो गिर गए उनमें गिरावट थोड़ी कैप्ड बेस पर होगी। तो क्योंकि नेशनल एल्यूमिनियम 430 वगैरह जाकर के अच्छा खासा गिर गया, लेकिन अभी भी गिरेगा, तो सभी स्टॉक्स की अगर आप बात करोगे मेटल्स की, चलिए मैं नाम लेती हूँ, बीडीएल, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, नेशनल एल्यूमिनियम, मिधानी अलग है, मिधानी में उतना गिरावट चढ़ावट हुई नहीं थी, एंड सेल। तो ये सारे कुछ ऐसे स्टॉक्स निकल के आते हैं जहां पर जो जितना ज्यादा सर्ज हुआ था वर्टिकली, उसमें उतनी ज्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटी ऐसे अभी बनेगी। मेटल्स अभी एक मिनिमम रेंज है 10%, कोई भी स्टॉक उठाइए लाइन से। मैक्सिमम रेंज जो मुझे लगती है 25%, मतलब डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक, चार्ट पर देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन 10 से 25% स्टॉक करेक्ट हो सकते हैं। तो एक सवाल बहुत सारे लोगों का आज आ रहा था, क्योंकि आज कई सारे स्टॉक जैसे वीडीएल वगैरह, हिंद कॉपर वगैरह थोड़े से पुल बैक में दिख रहे थे, सो आई वाज कैप्टन गेटिंग सम क्वेश्चंस कि हम यहाँ पे बाय करें क्या। सो आई स्ट्रिक्टली ठीक है। से नो, क्योंकि ये सही, ये वाला टाइम सही नहीं है। पहले कभी भी खरीदना है उसी चीज को जो आपकी अच्छी है, उसमें कंसोलिडेशन फेज जाना चाहिए, तुरंत वी शेप रिकवरी कभी नहीं आती। तो आप ले भी लेंगे ये पुल बैक में, तो आपका और डिक्लाइन पॉसिबल है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन फेज होगा। सो देयर इज अ राइट टाइम आएगा जहां पर हम खुद से बता देंगे फिर से कि क्या खरीदना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट अभी ये वीक रहेंगे। मतलब 10 से 25% स्टॉक वाइज करेक्ट होंगे। अभी नेशनल एल्यूमिनियम की जब हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी 430 से 355 आ गया, बट अगर मैं देखूं कि और कितना, चलिए एक रेंज, क्योंकि नंबर की जब बात की है तो नंबर से ऐसे समझ में आना चाहिए, 270-80 आते आते ये 20 से 25% पूरा, मतलब एक रेंज मैंने ले लिया है, 20 से 25% करेक्ट होना और बाकी है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है, फेयर इनफ मैम। जब आप ये व्यू लेकर चल रही हैं तो इस तरह से रणनीति बनाना फिर ज़्यादा सही रहेगा इन स्टॉक्स में। मैं इसलिए आपको रोका था कि थोड़ा मेटल स्टॉक्स पे ना एक तरफा सबका व्यू पता चल जाएगा। अब आप बताइए एचसीएल टेक, जिसमें इनको 11% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, देखिए गवर्नमेंट ने एक चीज बोली है कि हमें ग्लोबल आईटी ग्लोबल सर्विसेज में 10% कंट्रीब्यूट करना है, और वैसे भी हमारी जीडीपी मोस्टली जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सर्विसेज में बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। बट यस, देयर इज अ कंसर्न कि यूएसए से हमारी बहुत ज्यादा अभी ट्रेड पैक्ट हुए नहीं है, यूरोपियन मार्केट के ट्रेड पैक्ट आईटी को लेकर के नहीं हुए हैं, तो ये कंसर्न रहेगा। बट गवर्नमेंट फोकस्ड है, इसीलिए रास्ते निकलेंगे, मैं वो जरूर बोल सकती हूँ। सो सेइंग दिस, आप एचसीएल टेक में पोजीशन चाहे तो बना के रख सकते हैं। आपकी 11% का प्रॉफिट है, पूरा तो आप आधा पूरा प्रॉफिट निकाल लो वैसे, लेकिन 1600 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर आप आधी क्वांटिटी से होल्ड करना चाहें तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं, वेयर इन यू मस्ट रिस्पेक्ट अ टारगेट, जिसमें कि आपको लगभग 1780 का एक पहला भाव एज अ टारगेट दिख सके, और दूसरा लगभग आपको 1950 का टारगेट दिख सके। बट यहाँ पर मैं आपको आपका एक्सपोजर कम करने की सलाह दूंगी, क्योंकि आपका रिस्क आप 4% से ले रहे हो, तो इन एंड ऑल आपके प्रॉफिट पर लगभग 2.5% का डिप ही मैक्सिमम मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज क्वांटिटी कम रहने से, बट यू गोना बी लिटिल सेफर, और इस अनसर्टिनिटी में सेफर होना भी चाहिए, क्योंकि बजट आ चुका है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गया, अभी बचा क्या है, ट्रेड पैक्ट, जो कि इतनी आसानी से नहीं होंगे, और होंगे भी तो लेट होंगे, तो तो वो समय है, तो उस इन कंपनीज को वो समय निकालना है जिसमें कि इनके मार्जिन बहुत इंपैक्ट होंगे, तो वो दिखेगा प्राइस में आपको कि अगले 2 क्वार्टर बहुत ही कॉम्प्रोमाइज से या फिर वीक से रिजल्ट हमको लग सकते हैं इन कंपनीज में देखने के लिए मिले। अच्छा, इसीलिए आप कल भी कह रही थी कि अगले 2 क्वार्टर्स काफ़ी चैलेंजिंग रह सकते हैं इन कंपनियों के लिए एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न, राइट? यस, क्योंकि देखिए ट्रेड पैक्ट हुआ ही नहीं ना, बजट में जो होना था वो हो गया, बट बाकी काम, अब जीडीपी की ग्रोथ इतनी दिख रही है, लेकिन कंपनीज नहीं बता रही ना कि हमने इतने उस पर ग्रो किया है, ये पेस पर हम ग्रो कर रहे हैं, तो इट्स अ बिग डिस्कनेक्ट, राइट? The policymakers are saying something, but on ground companies are saying something else. They are analyzing some risk in the market. तो वो चीज उनके बैलेंस शीट्स में दिखना ही है, एंड
कंपनीज जो है या इन्वेस्टर जो है कंपनीज की बैलेंस शीट्स पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं रादर की बस इतना यही पर स्टॉप होना चाहिए। मैं समझ गया, आप थोड़ा कंस्ट्रेंट कर रही हैं कि सब कुछ ना ही बोल दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, कुछ चीज़ें सांकेतिक होती हैं, समझ जाना चाहिए खुद से ही।